वेलकम टू इंडिया टुमारो। मोदी सरकार ने सितंबर में FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए जो पास हो चुके हैं। FCRA फॉरेन से आने वाले कंट्रीब्यूशन और फंड्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार का बनाया हुआ एक कानून है और इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और इन अमेंडमेंट्स के बाद कई NGOs और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि ये अमेंडमेंट्स NGOs स्पेशली स्मॉलर NGOs के लिए बहुत खतरनाक साबित होने जा रहे हैं। इसके अलावा भी इन अमेंडमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फवाद शाहीन, जो एक रिसर्च एडवोकेसी ग्रुप क्विल फाउंडेशन में रिसर्चर हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो शुरुआत में हम पहले इन अमेंडमेंट्स पर बात करें और उनकी जो ख़तरनाक चीज़ें हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनके जो इफेक्ट्स होंगे उस पर बात करें। उससे पहले थोड़ा इसके बारे में आप ब्रीफ में बताएं कि FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो कब सरकार ने बनाया, भारत सरकार ने कब उसकी ज़रूरत महसूस की कि इस तरह का एक्ट बनना चाहिए। देखिए, FCRA की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये इमरजेंसी के वक्त का कानून है। असल में 1976 में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उनको उस वक्त उनका एक पॉलिटिकल रेटोरिक होता था कि देश में जो भी खराब हो रहा है उसमें बाहरी ताकतों का हाथ है। जैसे कि आज हम योगी आदित्यनाथ जैसे हाथरस में बात कर रहे हैं और मोदी सरकार जैसे अमित शाह दिल्ली दंगों में बात करें, हर चीज में बाहरी हाथ। तो वही इंदिरा गांधी का रेटोरिक था और उस पॉलिटिकल रेटोरिक में उन्होंने एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट पास किया। अब इस एक्ट के बारे में सबसे पहली चीज जो समझना जरूरी है, ये असल में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट करने के लिए नहीं है। आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में जो आता है वो FDI के शक्ल में आता है और 70s 80s में वो मसला नहीं था क्योंकि इंडिया का लिबरलाइजेशन का रिजीम नहीं था। तो उस वक्त एक पॉलिटिकल रेटोरिक के तौर पे उन्होंने पास किया था। ये लिबरलाइजेशन का जब से एरा शुरू हुआ है तब से साफ तौर पे दिखता है कि ये FCRA का कानून जो है सिर्फ NGO और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। 2010 और पहले ये सरकार को ताकत देता था कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करे और उसमें वो बिजनेस हाउसेज या पैसे वाली कंपनीज की तरफ कभी नहीं जाते थे, बल्कि सिर्फ NGOs को टारगेट करते थे। धीरे धीरे 2010 में कांग्रेस सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई और 11 में रूल्स लेकर आई जिसमें बाकायदा बिजनेस हाउसेस को इससे एक्सक्लूड कर दिया। तो अगर आपको इंडिया में एक कंपनी खोलनी है, आप लंदन में बैठे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपको इंडिया में कंपनी खोलनी है, उसके लिए आपको FCRA के किसी रेगुलेशन को फेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंडिया में वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है तो आपको कोई FCRA के रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिया में आपको एक स्कूल खोलना है या इंडिया में आपको किताबें पब्लिश करके बांटनी है या इंडिया में आपको फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में, डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करना है, तब आपको FCRA का पूरे रेगुलेशन, FCRA के पूरे कानून को फेस करना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पे ये कानून प्रोहिबिट करता है बिना सरकार की परमिशन के फॉरेन फंड्स लेना, और वो प्रोहिबिट करने के बाद कहता है बिजनेस हाउसेस इससे एक्सक्लूडेड हैं। जो सबसे बड़ा पैसा जहां आता है उन सारे एरियाज को एक्सक्लूड कर देता है। तो फिर बचते हैं सिर्फ NGOs और सोशल सेक्टर, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, सरकार से पूछे बिना बाहर से पैसा नहीं ले सकते। NGOs और जो सोशल सेक्टर में काम करने वाले दूसरे एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए बहुत अहम चीज़ हो जाती है। तो फिर वही कि ये थोड़ा इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि जो NGOs हैं और इस तरह के एसोसिएशन से जो सोशल सेक्टर में और दूसरे रिसर्च सेक्टर में काम करते हैं, वो क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। जैसा उनकी डेफिनेशन में होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बट वो गवर्नमेंट नहीं होते हैं, लेकिन काम सारे सरकार वाले करते हैं। तो मतलब जिनके बारे में उम्मीद की जाती है कि सरकार ये काम करे, लेकिन सरकार वो नहीं करती है, तो NGOs कर रहे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किन किन सेक्टर्स में काम करते हैं, और उन सेक्टर्स के अलावा भी जो फर्दर सेक्टर्स है वो सब क्या क्या हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक बिजनेस नहीं है, जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, उसको हम लोगों के यहाँ कॉमन टर्म्स में चैरिटेबल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, ये तो हम लोग आम उसमें यूज करते हैं।
कोई ऑर्गेनाइजेशन या तो एक सोसाइटी होती है या ट्रस्ट होती है, और चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी होती है तो फिर वो जाहिर है उसमें प्रॉफिट मेकिंग का उनके स्कोप नहीं होता है। ज्यादातर आप इंडिया में देखिएगा, खास करके लिबरलाइजेशन के बाद से डेवलपमेंट का जितना भी फंड है खुद सरकार का, चाहे वो अभी मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे उससे पहले की सरकारों के आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स हो, नेशनल हेल्थ मिशन हो, रूरल, इवन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कई सारी स्कीम्स में जो एक्चुअल सरकार की स्कीम को लोगों तक पहुंचाने का काम जो एजेंसी करती है वो ज्यादातर एनजीओ करते हैं, इसीलिए इसको अब डेवलपमेंट सेक्टर भी कहा जाता है। और ज्यादा तो आप देखिए इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ एनजीओ हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट फंडिंग से चलती है, सरकार की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए चलती हैं। और उसमें आप देखिएगा अगर करीब से तो आपको अक्सर पॉलिटिशियंस का रोल मिल जाएगा, आपको अक्सर लोकल पावरफुल लोगों का रोल मिल जाएगा। वो ऑर्गेनाइजेशन भी ज्यादातर ये एफसीआरए के इश्यूज फेस नहीं करती, क्योंकि वो सरकार के ही काम को आगे बढ़ा रही होती हैं। ज्यादा फेस जो करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं जो किसी ना किसी वजह से सरकार की नीतियों से अग्री नहीं करती, क्योंकि एक तो बड़ी मेजोरिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो सरकार की ही स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है, दूसरे वो हैं जो एक ऑल्टरनेटिव, जो एक मुतबादिल की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार की फूड सिक्योरिटी की स्कीम्स है तो वो कुछ डिफरेंट तरीके से वो काम करना चाह रहे हैं, राइट टू फूड के ऊपर खास करके। और सबसे ज्यादा इंडिया में अगर आप देखिए तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज्यादातर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि सरकार की जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं उनको असिस्ट करते हैं यकीनन, लेकिन अक्सर उनसे ज्यादा प्रोएक्टिवली वो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप देखिए एफसीआरए के कॉन्टेक्स्ट में तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 2000 कांग्रेस के रिजीम के ही वक्त से मसलन इंडिया का जो न्यूक्लियर पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था तमिलनाडु में कोडानकुलम में, उस वक्त एंटी न्यूक्लियर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो आइडियोलॉजिकली एंटी न्यूक्लियर हैं उनके ऊपर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया। तो इसका ऑल्दो ये इम्पैक्ट करता है सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत सेलेक्टिव होता है और पॉलिटिकल होता है, ये आज तक हमने देखा है। फॉरेन फंडिंग जो है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस जो जिससे पूरा एफसीआरए डील करता है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आता है वो किस शक्ल में आता है? क्या सिर्फ पैसे की शक्ल में आता है या उसकी दूसरी भी शक्लें हैं? देखिए प्राइमरीली ये है कि दुनिया में अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसी वजह से इंडिया ने जो है वो बिजनेस में लिबरलाइजेशन किया है, मार्केट को खोला है लोगों के। तो जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड है जैसे उनका पैसा फ्लो करता है, ऐसे ही जो लोग फिलैंथ्रोपी में इंटरेस्टेड हैं, जो ह्यूमन राइट्स के किसी कॉजेज में इंटरेस्टेड हैं, जो भूखमरी मिटाने में इंटरेस्टेड हैं, वो सारे लोग अपने अपने तौर पे दुनिया भर में पैसा खर्च करते हैं। आप देखिए तो इवन सोशल सेक्टर में, डेवलपमेंट ये एनजीओ सेक्टर में फॉरेन कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है। जैसे कि स्वच्छ भारत का जितना काम इंडिया में हो रहा है तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उसमें बहुत बड़ा फंडर है। तो ये कई सारे जो डेवलपमेंट के एम्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स के एम्स होते हैं, ग्लोबली कई लोग उसे शेयर करते हैं तो वो उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं फंडिंग को। लोकली इंडिया में कई तरह के इश्यूज, कई तरह के कॉजेज ऐसे हैं जिसपे के फंडिंग जुटाना मुश्किल है, खास करके अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो लोकल लेवल पे किसी सरकार के करप्शन को एक्सपोज करेगा या सरकार की स्कीम की कमियों को एक्सपोज करेगा। तो हिंदुस्तान में जो पैसे वाले लोग हैं अक्सर वो देने से कतराएंगे उसमें पैसा। तो इसमें अक्सर इस तरह के काम को सपोर्ट करने के लिए, जिसके लिए कि लोकली सपोर्ट नहीं मिलेगा, बहुत सारी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंड देती हैं। और मुझे मालूम है कि जब हम फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लोगों के दिमाग में बहुत तरह का शक पैदा होता है। ये एक नेचुरल सी बात है कि पता नहीं किस वजह से बाहर से इतना सारा पैसा आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर से जो पैसा आता है वो एक्चुअली कहीं ज्यादा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि कानून इतने सख्त हैं कि वो पैसा मतलब उसका पूरा वाइट में आता है, आपके अकाउंट में ही आ सकता है, उसमें एक एक पाई का आपको हिसाब देना होता है, आपको रिपोर्ट फाइल करनी होती हैं।
तो इसलिए जो फॉरेन फंडिंग एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती हैं उनकी अकाउंट बुक कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं बनिस्बत हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का मसला आप देख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को लेकर के बहुत तरह के सवाल हुए हैं और 2010-11 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर केसेस हुए थे क्योंकि दोनों एफसीआरए का वायलेशन कर रहे थे, लेकिन वो केसेस को कहीं आगे बढ़ाया नहीं गया और पॉलिटिकल पार्टीज और इस तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को अक्सर नहीं चेक किया जाता। लेकिन अगर वहीं वो एनजीओ का नाम ले ले या वो किसी सिविल राइट्स ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहे तो फिर बहुत सारी चीजें वहां पे बहुत सारी स्क्रूटनी आ जाती है। ओके, एफसीआरए और फॉरेन कंट्रीब्यूशन को समझने के बाद अब आते हैं असल मुद्दे पर, जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो आप बताएं कि क्या नए बड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं और वो किस तरह से एनजीओ के इकोसिस्टम को इफेक्ट करने वाले हैं। देखिए, फंडामेंटली आप देखिएगा तो इतने बड़े अमेंडमेंट्स नहीं है कि पूरा कानून बदल गया हो। यह कानून पहले से ही बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बहुत रिस्ट्रिक्टिव था और इसकी सबसे खराब बात यही थी कि किसी भी एनजीओ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आज तक ये दिक्कत नहीं हुई है कि उनको क्लियरेंस लेना पड़ रहा है, क्योंकि क्लियरेंस लेने का मतलब है कि वो अपने अकाउंट ओपन रखें, ट्रांसपेरेंट रखें। शिकायत ये होती है कि हमारे जैसी स्क्रूटनी औरों की क्यों नहीं होती, बिजनेस हाउसेस की क्यों नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों नहीं होती। लेकिन खुद स्क्रूटनी फेस करना एनजीओज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इसके बारे में ओपन रहे हैं और एफसीआरए की वजह से उनके रिकॉर्ड मौजूद हैं होम मिनिस्ट्री के साथ। और इंडिया में अगर आप होम मिनिस्ट्री का ही वेबसाइट देखिएगा तो 97% से ज्यादा कंप्लायंस रेट है एफसीआरए ऑर्गेनाइजेशन का, जो होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स के साथ। तो ऑलरेडी बहुत रिस्ट्रिक्टिव कानून थे, बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे ऑर्गेनाइजेशन पे एक एक पाई का हिसाब देने को, प्लस फंडिंग को, सरकार को पावर थी फंडिंग रोक देने की, नया फंड ना आए। इस तरह के बहुत सारे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्रेंथन किया गया है। आप देखिए, ऑलरेडी पिछले 10 साल से सरकार, इससे पहले की यूपीए सरकार भी और पावर में आने के बाद से मोदी सरकार भी मुस्तकिल प्रेशर बढ़ा रही है एनजीओ पे, और हमने देखा है कि उसके बावजूद 97% कंप्लायंस रेट है, यानी कि कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा था। ये देखते हुए कि कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा था, कानून को और सख्त बनाया गया है। मसलन ये कि सरकार को ये ताकत दे दी गई है कि वो अगर उसे लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के फंड में उसे शक है कि कुछ मिसयूज हो रहा है, तो वो उसके अनयूटिलाइज्ड फंड्स को रोक सकते हैं। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा आ रहा है और वो पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ है, तो सरकार उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है, उस फंडिंग को ब्लॉक कर सकती है। फंडिंग किस बैंक में आ सकती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। फंडिंग आने के बाद आप पैसे को कैसे कैसे खर्च कर सकते हैं, उस पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए। मसलन ये कि आप वो पैसा जिस ऑर्गेनाइजेशन को आ रहा है, पहले यह कानून था कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी एफसीआरए लाइसेंस होना चाहिए। अगर सरकार 2 ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस दिए हुए है, उनमें से किसी को भी फंड आए वो दूसरे को दे सकते हैं। अब ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्लस होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज हैं, उनकी पावर को एक्सपैंड कर दिया गया है, रिव्यू करने के लिए, लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए, फंड रोकने के लिए। मेन इसमें जो प्रॉब्लमैटिक अमेंडमेंट है वो यही है, जहां पे होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की जो पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और उसमें ये ऐड कर दिया गया है कि वो अनयूटिलाइज्ड फंड, जो फंड ऑलरेडी आ चुका है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है, उसको रोकने की पावर को इंक्रीज कर दिया गया है। जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसमें जो इस तरह के अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उसके पीछे गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स क्या हैं? सरकार का ये कहना है कि एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है और 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और उसके बावजूद ऐसा हुआ है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनको पैसा मिलता है वो पूरे पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। वो पैसा उनका अगले साल तक कंटिन्यू हो जाता है। इस तरह की और कुछ सरकार ने रखे थे इश्यूज, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया। बहुत ब्रॉड टर्म्स जो होते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है,
उसके नाम पे सरकारी ऑफिशियल्स के पावर्स को बढ़ा दिया। लेकिन सच्चाई है कि इस बार एफसीआरए के बिल पे कोई बहस हुई नहीं, पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया, 4 दिन के अंदर में दोनों हाउसेस से पास होके ये कानून भी बन गया। तो ये जाहिर है इस पे सरकार ने ना कोई अपना जवाब रखा, ना इस पे कोई बहस हुई, ये एक बहुत जल्दी में इसको पास कर दिया गया। तो कोई खास जवाब है नहीं इसका। और ये बात के फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना डबल हो गया है, तो अगर आप सिर्फ ये देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ी है और दाम कितने बढ़े हैं चीजों के, तो समझ में आता है कि जाहिर सी बात है खर्चे भी बढ़े होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के बजट भी बढ़े हैं। वही लॉजिक है जिस वजह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन का आना डबल हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। प्लस एक और जो प्रॉब्लमेटिक अमेंडमेंट है इसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि आपके जो पैसा आता है उसमें से आप कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना पैसा डायरेक्टली लोगों को दे रहे हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला जो अमाउंट था वो पहले 20% हुआ करता था कि आप 20% तक अमाउंट, पहले 50% हुआ करता था, 50% तक अमाउंट आप यूज कर सकते थे। अब उसको कम करके 20% कर दिया गया कि आप सिर्फ 20%। तो उसमें अब एनजीओ वर्कर्स, बड़े से बड़े एनजीओ को भी अपने वर्कर्स को सैलरी देना, एम्प्लॉयज को रखना, और ज्यादातर एनजीओ का सबसे बड़ा जो आउटले होता है वो सैलरीज पे ही होता है, क्योंकि वो ह्यूमन इंटेंसिव काम है, वो लोगों के ऊपर बेस्ड है। लोग जो आते हैं आपको उनको मेंटेन करना होता है, तो ज्यादातर खर्चा उसमें होता है। वो बहुत बड़ा एक हिट होगा और कई एनजीओ के लिए ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा आगे। ये चीज आपने पहले भी कही थी कि छोटे एनजीओज को जो फंड दिया जाता है, एक तो वो रोका जा रहा है, दूसरी बात जो ऑर्गेनाइजेशनल एम्स के लिए फंड इस्तेमाल करना है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो काफ़ी सारे एनजीओज ने कहा भी, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ने भी कहा कि जो छोटे एनजीओज है, स्पेशली रिसर्च और डाटा कलेक्शन वाले फील्ड में काम करने वाले, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो किस तरह से उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और क्या उनके पास रास्ते हैं, इस पर आप कुछ बताएं। ये खास करके जो रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो सरकार, यहाँ पे भी एक हायरार्की है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार से जुड़े हुए होते हैं तो उनको सरकार से पैसा मिलता है। जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार का ओपिनियन नहीं शेयर करते, जो एक ऑपोजिट व्यू या ऑल्टरनेटिव व्यू रखते हैं, उनके लिए दिक्कत होने वाली है। क्योंकि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का खास करके उनकी टोटल एक्सपेंडिचर ही उनके लोगों के ऊपर होता है। जो रिसर्चर्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके ऊपर होता है। उस पूरे काम को, उस पूरे फंड को, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को इस बिल ने अच्छा खासा अमेंडमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आगे आके बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। फंडिंग मिलना भी एक तो प्रॉब्लम होगी, तो उसकी स्क्रूटनी क्योंकि बढ़ गई है, आपके एम देखे जाएंगे। अगर जिस रिसर्च ग्रांट के लिए आप पैसा मांग रहे हैं, अगर वो रिसर्च सरकार के ओपिनियन से या सरकार की नीतियों के खिलाफ जा रही है, तो सरकार उसमें रोक लगा सकती है और उनको कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा जितने पावर्स एक्सपैंड कर दिए। इस तरह के बहुत से मसले आने वाले हैं। प्लस इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, अब चाहे कानून आप ज्यादा नहीं भी बदलिए, प्रैक्टिस नहीं भी बदलिए, आपने एक मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को और इंडिया में लोगों को कि हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन को मुश्किल बना दिया है। इस मैसेज की वजह से ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन पैसा देते हैं, जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना हाथ खींचने लगेंगे कि इंडिया में पैसा भेजना यानी पैसा फंसाने के बराबर है। आप एमनेस्टी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑपरेशन क्लोज करने पड़े, तो पैसा आप इंडिया में कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा भेजना यानी अपने पैसे को फंसाने के बराबर हो सकता है। इसलिए वो लोग अपना पैसा रोकना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। खास करके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अक्सर बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बाहर के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वो सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। और जो नॉलेज शेयरिंग का जो पूरा एस्पेक्ट था इंडिया में, तो वो नॉलेज शेयरिंग अब तभी हो पाएगी अगर वो सरकार सैंक्शन कर रही है। अगर वो एंटी गवर्नमेंट है या अगर वो गवर्नमेंट उससे अग्री नहीं कर रही, तो उस तरह की नॉलेज शेयरिंग या नॉलेज प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह एक बहुत अजीब सी चीज इसमें है कि एक क्लोज में रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस में है, पहले एक्ट में था कि who has been given a certificate of registration must renew the certificate within 6 months of expiration. The bill provides that the government may conduct an inquiry before renewing the certificate to ensure that the person making the application is not fictitious or benami. और दूसरा पॉइंट है कि हैज़ नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड
convicted for creating communal tension or indulging in activities aimed at religious conversions. तो हाँ, जो रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर नेशनल लेवल पर क्या इस तरह का कोई लॉ है जो प्रोहिबिट करता है इस तरह की कोई भी नहीं, एक्टिविटीज को? कोई भी नहीं, तो कोई लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है। और तो ये जी, जी, तो इस जो ये ऐड किया गया है इस क्लॉज में, तो इसका क्या आर्गुमेंट है और इसे किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? देखिए, ये खास करके ये एक्ट जो है वो कुछ क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने के लिए किया गया है। और उसमें असल में इंडिया में आप देखिएगा तो रिलीजियस कन्वर्जन करने के लिए कोई ऐसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने रिलीजन को प्रीच करते हैं, जो लोगों को अपने रिलीजन की इंफॉर्मेशन देते हैं, या जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल वर्क का काम करते हैं। स्टेट की नजर में ये ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, और उसमें ये इतना वेगली लिखा गया है इसको कि ये प्रूव करना मुश्किल होगा कि आप इसके अंडर नहीं आते। इस बुनियाद पे कि आप एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और एक माइनॉरिटी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये बोला जा सकता है कि आप कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा कोई कानून नहीं है इसके खिलाफ, कोई रूल्स नहीं है नेशनली, तो कोई स्टैंडर्ड भी नहीं होगा। इसी तरह से प्रोसिक्यूशन की जो बात है कि जो जिनके ऊपर चार्ज लगाया गया है, जो कन्विक्ट नहीं भी हुए हैं, तो अगर सरकार को किसी का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन डिनाई करना है तो बहुत आसान सी चीज ये है कि आप उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज कर दीजिए, तो अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करने का। तो ये उसी पूरे प्रोविजन का एक पार्ट है जो सरकार के डिस्क्रिशन को बढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि अब होने ही नहीं चाहिए। आप अगर आपको सोशली लग रहा है ये जरूरी, इंडिया में एक क्राइसिस खड़ा हो गया हो कि बहुत ज्यादा लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है या क्रिमिनल्स को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो आप एक प्रोसेस ला सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होना चाहिए, एक तरीका जिससे डिटरमिन किया जाएगा कि वाकई इस बुनियाद अगर आप ये कर रहे हैं तो पता चलेगा कि आप कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। अगर आपका कन्विक्शन हुआ है, उसको डिसाइड करने के लिए कौन सी बॉडी होगी, कौन सी अथॉरिटी बैठेगी, यहाँ पूरा प्रोसेस एक मिनिस्ट्री के अंडर है, उस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट डिसाइड करेंगे, वहां मिनिस्टर का बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस होगा, तो पूरा प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से टेंटेड है। इसलिए एक्चुअली इसको प्रोसेस कहा नहीं जा सकता, ये आर्बिट्ररी है, ये पूरी तरह से विम्स और फैंसीज पे डिपेंडेंट है। यही मेन प्रॉब्लम शुरू से एफसीआरए के साथ रही है, और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट भी उसी को ज्यादा तूल देता है। वो जो विम एंड फैंसी ऑफ द मिनिस्टर है उसी को यहाँ पे टूल दिया गया है, आर्बिट्ररी पावर को टूल दिया गया है। कोई प्रोसेस नहीं ले डाउन किया है, कोई प्रोसीजर नहीं ले डाउन किया है। ओके, तो इसमें पहले भी हमारे सामने बात आ चुकी है कि बिल को बनाते वक्त ना तो कोई प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन किए गए हैं, ना ही बाद में सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, ना ही इस पर बहुत ज्यादा बहस पार्लियामेंट में हुई है। तो सरकार के आर्गुमेंट्स भी पूरी तरह से वाजे नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का इरादा क्या है कि सिर्फ जो इस तरह के एनजीओ के फंक्शन को जो है पूरी तरह से प्रभावित करने वाला इस तरह के अमेंडमेंट्स किए गए हैं, और जहां आपने बताया भी कि बिजनेस ग्रुप्स को, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस तरह के रेगुलेशंस में हमेशा ढील दी जाती है और यहाँ टाइट किया जा रहा है, तो क्या इरादे लग रहे हैं आपको? सरकार क्या चाहती है? देखिए, दो चीजें। सबसे पहला तो है कि जो सरकार विरोधी आवाजें हैं, खास करके जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में वैसे ही उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ना तो आपको कोई सपोर्ट करने को तैयार है, ना पॉलिटिकल सपोर्ट है, सरकार केसेस कर रही है, क्रैकडाउन कर रही है। उसके बीच में जो फॉरेन सपोर्ट आ सकता था या फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ सकता था, उसको भी ज्यादा से ज्यादा रोक दिया जाए। ना सिर्फ ये कि पैसे के आने को रोक दिया जाए, बल्कि इसके जरिए से इंडियन और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का जो डायलॉग है, उनके बीच में जो नॉलेज शेयरिंग है, जो कोलैबोरेशन है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, ताकि इंडिया में जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाए। सरकार के खिलाफ बोलना कहीं मुश्किल। पहला बुनियादी मकसद तो ये है। दूसरा मकसद ये है कि जो डेवलपमेंट सेक्टर में जो पैसा आता है, जो सोशल वर्क के लिए एक्चुअल पैसा आता है, चाहे वो सरकार की स्कीम्स को इनैक्ट करने के लिए हो, चाहे फूड सिक्योरिटी पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ये सब चीजों का भी जो पैसा आता है वो सरकार की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही आए। जो सरकार की पॉलिसी का ऑल्टरनेटिव लोग पेश करना चाह रहे हैं उनको ना आए, बल्कि जो लोग सरकार से अलाइंड हैं, सरकार की
जो रूलिंग पार्टी और उसके संघ परिवार से अलाइंड है उन्हीं को पैसा आए, डेवलपमेंट सेक्टर में भी किसी और को पैसा ना जा सके। इसलिए ये दो एम्स हैं। एक इमीडिएट एम है कि सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करना है, उनकी इंटरनेशनल स्पेस खत्म करनी है, नेशनली उनको खत्म करना है। और दूसरा लॉन्ग टर्म एम है कि पूरे डेवलपमेंट सेक्टर को सैफ्रनाइज करना धीरे धीरे और उनको अपने फोल्ड में लेके आना। ये एक लॉन्ग टर्म काम है जो इससे होगा।